पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में जो इजाफा किया गया है वो सस्टेनेबल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा और आपके और मेरे पास क्या महदूद ऑप्शंस हैं। हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्यों अमेरिका ने अपने टॉप जनरल्स को फारिग करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीटर हेग्सेथ, उन्होंने क्यों अपने टॉप जनरल्स को उड़ाना शुरू कर दिया है इस स्टेज पर, जब हर कोई ये बात कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के अंदर बड़े बड़े कनेक्टिंग ब्रिजेस को उड़ाना शुरू कर दिया और मजीद तबाही की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जो तबाही हमारे मुल्क में आने जा रही है हम उसको डिस्कस करेंगे, इसके क्या असरात पड़ेंगे और क्या इससे हमारा बचाव मुमकिन है कि नहीं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे इस जंग की डेवलपमेंट्स। आइए जानते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार ने वो कर दिखाया जो मुल्क की 80 साल तारीख में कभी नहीं हुआ था। एक रात में 43% तक पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 43% तक इजाफा सिर्फ एक रात में। 43% का क्या मतलब है कि डबल का हाफ तकरीबन, यानी अगर कोई चीज 100 की है तो वो 150 की हो जाए। लेकिन अगर पिछले महीने से कंपेयर करें तो जो चीज 100 की थी उसको 180 रुपए का कर दिया गया, यानी 80% तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। यानी पेट्रोलियम की कीमतें जो पाकिस्तान की 80 साल तारीख में बतदरीज बढ़ी थी वो एक महीने में बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, एक महीना वर्सेस पाकिस्तान के लास्ट 80 साल। और ये क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है। और इन्होंने एक और क्या जुल्म किया है कि जो पेट्रोलियम लेवी थी वो भी साथ बढ़ा दी है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को रोक सकती थी या कम कर सकती थी। जैसे कि पेट्रोलियम लेवी की बात करें तो पहले 90 से 100 के करीब थी और अब वो 155 से 160 रुपए तक कर दी गई है सिर्फ लेवी। और पेट्रोल की कीमत में जो दूसरे टैक्सेस हैं वो तकरीबन 200 रुपए तक हैं। यानी अगर तमाम टैक्सेस को निकाल दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत 268 रुपीज बनती है। और अगर आप टैक्स डाल भी दें, 40 रुपए भी लेवी लगा दें तो इसको 300 रुपए का होना चाहिए था पेट्रोल को पाकिस्तान में इस क्राइसिस के होते हुए। 300 रुपया भी कोई सस्ती कीमत नहीं है, लेकिन इस क्राइसिस के होते हुए अवाम का ख्याल रख सकती थी हुकूमत ये सोच सकती थी कि हम पेट्रोलियम लेवी को कम कर देते हैं, लेकिन वो हुकूमत ने नहीं किया, जो डायरेक्टली हुकूमत के खजाने में जाती है और उससे हुकूमत क्या करती है वो हमें नहीं पता। तो जो पेट्रोलियम लेवी 90 रुपए की थी उसको 160 कर दिया गया है, यानी डबल टीका लगाया गया है। और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत कितनी कर दी है हुकूमत ने, वो 520 रुपए का हो गया है। और हुकूमत अभी भी कह रही है कि हम आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं पंजाब में या इस्लामाबाद में उनको फ्री कर दी है। ये ऑलरेडी सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन थी हुकूमत की तरफ से। 20-30 रुपए इसकी टिकट थी और जो इस पर सफर करते हैं वो इसलिए सफर करते हैं कि वो ऑलरेडी सस्ती थी। तो वो 20-30 रुपए आपने उन लोगों को तो माफ कर दिया है, लेकिन जो आपकी बाकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको आपने टीका लगा दिया है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है, जब मैंने रिसर्च की, जब मैंने आसपास के ममालिक पर नजर डाली तो जो हमारे जैसे लोग हैं भारत या बांग्लादेश, वहां पर पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई। भारत में एलपीजी की प्राइसेस जरूर बढ़ी थी और एक क्राइसिस भी वहां पर आया था और कुछ शॉर्टेज भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। वो भी हमारे ही रीजन के लोग हैं, उनको भी यही मसाइल दरपेश हैं। लेकिन हमारी तो प्रॉक्सिमिटी भी करीब है इन अरब ममालिक से, हम तो करीब हैं, हमारे तो सऊदीज भी दोस्त हैं, हमारा तो ईरान से बॉर्डर भी लगता है, हम वहां से डीजल भी ले सकते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने 80% तक पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जबकि इंडिया और बांग्लादेश ने अभी अपनी आवाम पर वो बोझ नहीं डाला। ये अफसोस की बात है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो इस वक्त पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां पर दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें, यानी पर कैपिटा से अगर उसको कंपेयर करें, एवरेज इनकम जो होती है, भारत में एवरेज सैलरी है एक बंदे की $400 पर मंथ और वो 1.11 लीटर का पेट्रोल हासिल कर रहा है। बांग्लादेश में ये $250 पर मंथ है और वो $1 से भी नीचे का पेट्रोल ले रहे हैं। पाकिस्तान में एवरेज आमदन $233 पर मंथ है, इन दोनों मुल्कों से कम है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस $1.65 हो चुकी है पर लीटर के हिसाब से बात करें। तो ये है एक कंपैरिजन जो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मजीद सर्च की तो मुझे पता चला कि दुनिया में सिर्फ 2-3 ममालिक हैं जो इतनी हाई प्राइस पर पेट्रोल बेच रहे हैं अपनी एवरेज इनकम को देखते हुए, जो पाकिस्तान की सरकार नहीं देख पा रही। और पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त
इथोपिया से है या म्यांमार से है, वहां पर इस लेवल की हाइक हुई है क्योंकि वहां भी कोई एवरेज इनकम इतनी अच्छी नहीं है लोगों की। तो वहां पर एवरेज इनकम के हिसाब से वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड पर खड़े हैं। दुनिया में सिर्फ दो मुल्क हैं, एक म्यांमार और एक इथोपिया। उस स्टैंडर्ड पर पाकिस्तान खड़ा है, उस लेवल का रिलीफ हमें मिल रहा है। जबकि बांग्लादेश, इंडिया और भी दूसरे कई ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आवाम पर बोझ नहीं डाला। पाकिस्तान का हमने एक ये भी अलमिया देखा था कि हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं ले सके थे क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज थी उनके यहाँ वो कैपेबिलिटी नहीं थी। और इंडिया ने यूक्रेन जंग के दौरान भी रूस से सस्ता ऑयल खरीद लिया था। हम उस वक्त भी सस्ता ऑयल नहीं खरीद सके। हम ईरान से भी नहीं खरीद सकते क्योंकि अमेरिका ने फौरन मना कर दिया था जब हम ईरान से बातचीत कर रहे थे गैस के हवाले से। तो सारे रास्ते बंद हैं पाकिस्तानियों के लिए और सबसे बड़ा अजाब हमें ही देखने को मिल रहा है। वैसे हमारी बड़ी अच्छी यारी है, हमारे ये करीबी हैं ममालिक, ईरान से बॉर्डर लगता है। और दूसरा आप अलमिया देखें, पाकिस्तान के अपने यहाँ भी बहुत सा ऑयल एंड गैस है जिसको हम बहुत थोड़ा निकालते हैं क्योंकि लार्ज स्केल पर एक्सट्रैक्शन और माइनिंग की कैपेबिलिटीज नहीं है। इससे पता चलता है कि ओवर द टाइम हमारी गवर्नमेंट्स ने कोशिश ही नहीं की, यानी उन्होंने आरामदेह जिंदगी गुजारने को तरजीह दी है। यानी जो रूलिंग एलीट है उसने वो कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो कोशिश कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे ईरान के पास भी ये कैपेबिलिटी है और हमारा ये बलोचिस्तान वाली टेरेन आप देख लें बिल्कुल ईरान जैसी है। जो तेल वहां पर है वही ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी है, लेकिन हम निकालते नहीं है, हम बहुत थोड़ा निकालते हैं क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी हमने बिल्ड नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। और अगर हम अपनी रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज का भारत से मुकाबला करें तो वो भी हमने बिल्ड नहीं की। हालांकि हमारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं इन गल्फ स्टेट्स के साथ, हम इनसे कोई एक्सपर्टीज ले सकते थे, हम रूस से ले सकते थे, हम चाइना से ले सकते थे, हम अमेरिका से ले सकते थे, दोस्तियां हमारी सबके साथ हैं। लेकिन ओवर द टाइम जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज भारत ने हासिल की हम वो हासिल नहीं कर सके और इसलिए भारत को तेल ओवरऑल वैसे ही सस्ता पड़ता है। उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो बड़े पैमाने पर रिफाइन कर सकते हैं ऑयल को अपने मुल्क में, जबकि पाकिस्तान को ज़्यादातर रिफाइंड ऑयल चाहिए होता है। इसलिए हम रशिया का तेल भी हासिल नहीं कर पाते। तो हमारी टोटल डिपेंडेंस अरब ममालिक पर है। ये अरेबियन सी के जो रास्ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह, वहाँ पर हमारी डिपेंडेंस है। और वैसे तो हमारी सरकार क्लेम कर रही थी कि हमारी वेसल्स यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा जंप पेट्रोलियम प्राइसेस में ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है, आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं, $65 से इस वक्त 110 112 के करीब हैं, तो आप उसको उस हिसाब से बढ़ाते हैं। आप ये भी देखें कि आप जिस लेवल का ये पेट्रोल बढ़ाएंगे वो आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ डालेगा और ये इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। गरीब लोग गुजारा नहीं कर सकेंगे और लोग मजीद गुर्बत की तरफ जाएंगे, लोगों के लाइफ स्टाइल्स चेंज होंगे। जो गरीब 2 वक्त की रोटी खाता था वो 1 वक्त की रोटी पर आ जाएगा। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो 3 वक्त का खाना बमुश्किल खाते हैं वो 2 वक्त पर आ जाएंगे और बहुत से लोग अब ऑलरेडी सोचना शुरू हो गए हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस। इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहले ही रुकी हुई है वो मजीद स्टैग्नेंट होगी और इकोनॉमी बैकवर्ड्स में जाएगी। इकोनॉमी में एक रिटार्डनेस हमें देखने को मिलेगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इससे हुकूमत का एक ये भी मकसद है कि ऑयल कंजम्पशन को कम करके अपना ऑयल बिल रिड्यूस करे, जो इंपोर्ट बिल होता है। तो हुकूमत वहां से तो शायद थोड़े बहुत पैसे बचा लेगी, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी जीरो हो जाएगी। और इससे पहले कोई आइडियल हालात तो नहीं थे गरीबों के। अभी चंद माह पहले हमने रिपोर्ट देखी थी कि 48% जो पाकिस्तानी हैं वो सतह गुर्बत से मजीद नीचे चले गए हैं। तो अब मजीद लोग इस गुर्बत की लाइन से नीचे जाएंगे। जो लोअर क्लास है वो पुअर हो जाएगी, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत आपकी 3 to 5% रिच क्लास है उनके मज़े मेंटेन रहेंगे, उनको फ्री ऑयल भी मिलेगा, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, उनका सब कुछ पूरा होता रहेगा। और इसलिए रूलिंग एलीट को पाकिस्तानी अवाम की कोई फिक्र नहीं है। और इनको हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि इनके मज़े भी तब तक ही हैं जब तक इकॉनमी चलेगी, और ये समझ रहे हैं कि हम अपने मज़े तो पूरे करते रहेंगे और सारा बोझ अवाम पर डाल देंगे, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है इवन इस रूलिंग एलीट के लिए भी। जब मुल्क तबाह होगा, मुल्क की इकॉनमी खत्म होगी, तो अल्टीमेटली फिर इनके मज़े भी खत्म होंगे। फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लोग रिवोल्ट करते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं और फिर हुक्मरान मुल्क से बाहर भागते हैं। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जब आप इतना सफोकेट कर देते हो एनवायरनमेंट को। और हमेशा ये जो मुश्किल फैसले होते हैं ये अवाम पर ही डाले जाते हैं। क्या हमें ये कोई बताएगा कि कितने सरकारी मुलाजमीन ने अपना
प्रोटोकॉल काम किया है। क्या इन मुश्किल फैसलों का बोझ सिर्फ अवाम ही बर्दाश्त करेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकेगा कि किसी बाबू से लैंड क्रूजर लेकर उसको कोई छोटी गाड़ी दे दी जाए? बेशक आप उसको फ्री पेट्रोल भी दें, लेकिन गाड़ी छोटी कर दें जो कम पेट्रोल खाए। क्या इस लेवल की कुर्बानी रूलिंग एलीट नहीं दे सकती? या कुर्बानी सिर्फ उसने ही देनी है जो 40-50 हजार मंथली कमाता है और अब उसको डबल महंगाई का सामना करना पड़ेगा उसी खर्चे में? हम तो उस मुल्क में रहते हैं जहां पर टमाटर का रेट चेक करने के लिए एक ब्यूरोक्रेट अपनी लैंड क्रूजर से उतरता है, वो भी हुकूमत के पैसे से चल रही होती है, आपके टैक्सेस से चल रही होती है। उस लैंड क्रूजर का पेट्रोल अलग और फिर उसके साथ जो 6 गार्ड होते हैं वो 100 रुपए टमाटर का रेट मालूम करने के लिए आते हैं, और अगर 10 रुपए कोई ज्यादा बेच रहा हो उसकी रेडी या उसके स्टॉल को वो सील कर देते हैं कि तुम 10-20 रुपए महंगी बेच रहे हो। और इसके पीछे जो इतना ज्यादा पैसा लगाकर वो ब्यूरोक्रेट आता है उसका हम नहीं देखते। ये हमने पहले कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग अशराफिया है वो 18 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी खा जाती है। सब्सिडीज, पर्क्स, प्रोटोकॉल्स, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट हमें कहती है और ये 4 साल पुरानी रिपोर्ट है। अब का पता नहीं क्या हाल है। तो हुकूमत के जहन में ये ज़रूर होगा कि इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अब वो बड़ी हद तक महदूद होने जा रही है। ट्रैवल एंड टूरिज़म तबाह होगा। नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग कमाते हैं उनकी कमाइयाँ बंद हो जाएंगी। इसके अलावा स्मॉल कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हर चीज़ महंगी होगी। इसके अलावा ये जो राइड शेयरिंग ऐप्स हैं, उबर वगैरह तो पहले ही पाकिस्तान छोड़ गई हैं। इससे रिलेटेड जो और कंपनीज बड़ी मुश्किल से काम कर रही हैं उनका भी खात्मा होगा। ये हमने कोरोना के बाद भी देखा था कि एक जब मार्केट पर दबाव आया था तो 2-3 कंपनीज जो बड़ी ज़बरदस्त आई थी वो सस्टेन नहीं कर सकी थी अपने ऑपरेशंस, और अब मज़ीद ये ट्रैवल और लॉजिस्टिकल कंपनीज इनके ऑपरेशंस बंद होंगे। तो ओवरऑल आपकी इकॉनमी में एक बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म होगी बड़ी हद तक, और ये मजबूर करेगी लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करने पर। और ये हमने पहले बड़ी दफ़ा बात की हुई है कि वो हुकूमतें जो आवाम को आंसरेबल होती हैं उनको डर होता है आवाम का, और कुछ हुकूमतों को डर नहीं होता पब्लिक रिएक्शन का। अब आते हैं यूएस ईरान वॉर की डेवलपमेंट्स। अमेरिका में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीटर हेग्सेथ, उन्होंने बहुत से जनरल्स को फारिग करना शुरू कर दिया, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो यूएस के टॉप जनरल हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बाद यानी आर्मी चीफ, उनको फारिग कर दिया है, और इसकी ऑफिशियली उन्होंने कोई रीज़न नहीं दी। इसके अलावा चीफ ऑफ चैपलिन्स मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर और कमांडर ऑफ आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड जनरल डेविड हुडने को भी फारिग कर दिया है। तो ये लेटेस्ट मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इन्होंने एक ही दिन में फारिग कर दिया है, और इसमें बहुत सी रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि यहाँ इनकी डिसएग्रीमेंट आ रही थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि पीटर हेग्सेथ चाहते हैं इस वक्त चढ़ाई करना ईरान पर, जो ग्राउंड इन्वेजन है उसके लिए रास्ता हमवार किया जाए। और इससे पहले हम आपको जंग से बहुत पहले बता रहे थे कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था, जो अभी तक ग्रीस के पानियों में फंसा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा। कभी उसमें बाथरूम के मसाइल आ जाते हैं, कभी आग भड़क उठती है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही थी कि उसका क्रू इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता। इसी तरह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी इस हमले के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। तो ऐसे लग रहा है कि पीटर हेग्सेथ के इन जनरल्स के साथ वॉर स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत से इख्तलाफात सामने आ रहे थे, और यूएस आर्मी में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो बज़ाहिर ग्राउंड इन्वेजन के खिलाफ है। लेकिन पीटर हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त एक ही रट लगाई हुई है कि ईरान को हमने स्टोन एज में वापस धकेलना है, हमने ईरान को तबाह बर्बाद करना है। और ईरान भी दूसरी तरफ कह रहा है कि आओ हम एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी नज़र कंप्लीटली तुम्हारी मिलिट्री मूवमेंट्स पर है कि कहाँ पर तुम डिप्लॉय कर रहे हो सोल्जर्स को, कहाँ वो आ रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं यूएस मिलिट्री के डिफरेंट डिविजन्स मिडल ईस्ट में पहुंच रहे हैं, चाहे वो 82nd एयरबोर्न डिवीजन हो, पैरा ट्रूपर्स हो, नेवी सील्स हो या यूएस मरीन्स, ये बड़ी तादाद में मिडल ईस्ट के पानियों में एंटर हो रहे हैं। और इसके अलावा यूएस सेंट्रल कमांड ने मरीन्स की फोटोज रिलीज की हैं एम्फीबियस असॉल्ट की ट्रेनिंग करते हुए। इसी के पैरेलल में यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो हमें ये बताती है कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो अभी भी लार्जली इंटैक्ट हैं, यानी अभी भी वो मौजूद हैं, और ईरान जितने मिसाइल अब तक मार चुका है उससे जायद
उनके पास आर्सनल अभी भी मौजूद है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये क्लेम कर रहे हैं कि 80% तक हम उनकी कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। जबकि यूएस इंटेलिजेंस बता रही है कि ईरान के पास अभी भी बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, मिसाइल्स के, ड्रोन्स के। वो कहते हैं कि ईरान स्टिल रिटेन्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स मिसाइल लॉन्चर्स डिस्पाइट वीक्स ऑफ सस्टेन्ड यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स। यानी एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ये क्लेम करते हैं कि हम एयर सुपीरियरिटी हासिल कर चुके हैं, अब B-52 बॉम्बर्स भी ले आए हैं मैदान में ताकि कंप्लीटली ख़त्म कर दें ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसके ज़रिए वो विक्ट्री क्लेम करते हैं कि हम ईरान के ऊपर आसमानों पर छाए हुए हैं। जबकि वियतनाम की जंग हमें यह बताती है कि उस दौर में भी अमेरिका ने एयर सुपीरियरिटी हासिल की थी इनिशियली, और बहुत ज़्यादा बमबारी की थी, लेकिन अल्टीमेटली वो जंग हार गया। यही चीज़ हमने अफगानिस्तान में देखी अपनी आंखों से, जो तोरा बोरा में बमबारी करके तालिबान को तितर बितर तो कर दिया, लेकिन 20 साल तक वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रहे और बाद में उन्हीं के हवाले हुकूमत कर गया। तो अब टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस जब बेहतर हो गई है, इस मौके पर इजरायलीज ये क्लेम करते हैं कि हमारे जो अटैक्स हैं वो पिन पॉइंट हैं। तो अगर वो पिन पॉइंट अटैक्स हैं तो अभी तक ईरान की कैपेबिलिटीज को ख़त्म क्यों नहीं कर सके। दूसरी तरफ हम अमेरिकन एक्सपर्ट्स को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो तेज़ी से कंज्यूम हो रहे हैं। ये हम आपको इन वीडियोज़ में बता चुके हैं कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में जो इनको इंटरसेप्टर्स लॉन्च करने पड़ते हैं अमेरिकन और इजरायलीज को, ये तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और ये बहुत महंगे हैं ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। तो ये चैलेंज इनको पेश आ रहा है। ये ऊपर से तो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी हमले दागता जा रहा है, और जिस तरह उन्होंने नकारा बना दिया है यूएस की बेसिस को मिडिल ईस्ट में, ये एक देखने वाली चीज़ है। और जिस तरह वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह वो इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और इसके अलावा अमेरिका के कई वॉर प्लेन्स को वो उड़ा चुके हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, चाहे वो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हों या सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हों। सऊदी अरब की बेस पर जिस तरह इन्होंने यूएस प्लेन्स को टारगेट किया है वो हम सब ने देखा है। और अभी ईरान ने एक नया क्लेम किया है कि यूएस के F-35 फाइटर जेट को उड़ाया, जो दुनिया का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज रखता है, जो रेडार के अंदर भी बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जहाज तो गिराया है अमेरिका का, लेकिन वो F-35 नहीं बल्कि F-15 जेट है। और यहाँ पर ईरान ने कहा है कि हमने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए इस जहाज को टारगेट किया है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि यूएस के ना सिर्फ इंटरसेप्टर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इनके टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स बड़ी मिकदार में यहाँ पर कंज्यूम हो चुके हैं, और फाइटर जेट्स और दूसरे प्लेन्स भी तबाह हो रहे हैं। और जो मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी बेसिस का नुकसान हुआ है, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में, और इसलिए यूएस की ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि अभी भी ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो इस पूरे रीजन में हमारे एसेट्स के खिलाफ तबाही मचा सकता है। दे आर स्टिल वेरी मच पॉइज्ड टू wreak absolute havoc throughout the entire region, जो कि डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है ट्रंप और इजरायली ऑफिशियल्स के क्लेम को कि हम ईरान की कैपेसिटी को 80% तक ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद डेवलपमेंट्स की बात करें तो ईरान के अंदर की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये टारगेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या फिर अहम ब्रिज जो कि कनेक्ट करते हैं तेहरान को दूसरे इलाकों से। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी और ऐसे ख़तरनाक हमले आप देखेंगे हमारी तरफ से। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो उनके हमले भी जारी हैं इजराइल में और मिडल ईस्ट के दूसरे रीजन्स में, जहां ये समझते हैं कि यहां पर इजरायली और यूएस एसेट्स बैठे हुए हैं। इजराइल का हाइफा सिटी, जो कि उनका एनर्जी हब है, जहां पर एक ऑयल रिफाइनरी है जिसको 3 दिन पहले निशाना बनाया गया था, उसके करीब मजीद मिसाइल गिरे हैं ईरान के। इसके अलावा यूएई की जो हबसान गैस फैसिलिटी है उसको टारगेट किया गया है और उसके ऑपरेशन सस्पेंड हो गए हैं। ईरान ने मजीद कहा है कि अगर मजीद हमारे सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हम पूरे रीजन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को टारगेट करेंगे। और ये इतलात आई हैं कि ईरान ने कुछ डेटा सेंटर्स को टारगेट किया है यूएई में, वो कंपनीज जो इनको की डेटा प्रोवाइड कर रही थी ईरान के खिलाफ। डेटा सेंटर्स और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भी निशाना बनाया है, जहां अमेरिकन या इजरायली शेयर होल्डर्स हैं या वहां पर इनके लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है इजराइल को, वो भी बड़ा शदीद है। और पिछली एक रात में हिजबुल्लाह ने तकरीबन 200 रॉकेट्स फायर किए हैं इजराइल की जानिब, और इजराइल का इसीलिए जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। एक तरफ से हिजबुल्लाह के मिसाइल्स, एक तरफ से ईरान के मिसाइल, और अब हुसीज भी ऐलान कर चुके हैं।
और यहाँ पर जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं उनका सबसे बड़ा डर यही है कि जिस दिन इनके इंटरसेप्टर्स की कैपेसिटी ख़त्म होगी उस दिन क्या होगा। मज़ीद इंटरसेप्टर्स इधर उधर से अरेंज करने पड़ेंगे, अमेरिका इनकी मदद के लिए आएगा और इसलिए अमेरिका बाकी ममालिक को कह रहा है कि हमारी मदद करें और वहाँ से इंटरसेप्टर्स मंगवा रहा है, बैटरीज मंगवा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम्स की। और रिसेंटली पोलैंड ने अभी इनकार किया है अमेरिका को कि हम अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स रिलोकेट नहीं कर सकते मिडल ईस्ट में। तो अमेरिका कोरिया और जापान वगैरह से भी ये मंगवाने की कोशिश कर रहा है। इससे पता लगता है क्राइसिस का कि एक क्राइसिस सिचुएशन में अमेरिका एंटर हो चुका है जहां पर इनको इधर उधर से एयर डिफेंस सिस्टम्स को मैनेज करना पड़ रहा है और अपने जो टोटल इंटरसेप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनकी एक बड़ी तादाद को ये कंज्यूम कर चुके हैं। और ये चाइना के लिए किसी ब्यूटीफुल स्टोरी से कम नहीं, जहां पर वो ये देख रहा है कि अमेरिका कितनी बड़ी तादाद में अपने इंटरसेप्टर्स ज़ाया कर रहा है इस जंग में। और जंग का जो पहला या दूसरा दिन था उस वीडियो में ही हमने ये कहा था कि ये डिपेंड करेगा कि किसकी फायर पावर जल्दी ख़त्म होती है, तब इस जंग का एक डिसाइसिव मोड हम देख सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो जंग है वो है मॉडर्न वॉरफेयर। पहले जंगें होती थी ग्राउंड ट्रूप्स के दरमियान, अब चूंकि अमेरिका वगैरह का ज़्यादा फोकस होता है कि हम ऊपर से हमले करें, एयर स्ट्राइक्स करें, फाइटर जेट्स के ज़रिए या मिसाइल्स के ज़रिए या ड्रोन्स के ज़रिए। वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो ज़रूर है, दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन वो महंगी भी बड़ी है। उसकी प्रोडक्शन रीप्रोडक्शन में बड़ा टाइम लग जाता है, पैसा चाहिए होता है। तो अब वो तेज़ी से ख़त्म होता है, वो हम देख रहे हैं। इसलिए शायद हम देख रहे हैं कि ये ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है और इसलिए फिर हम देखते हैं कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स इस हवाले से अपने खदशात का इजहार करते हैं उनको फारिग कर दिया जाता है और फारिग किया जा रहा है बड़ी तादाद में। क्लियरली हम यूएस कैंप में एक पैनिक देख रहे हैं। ईरान का अपना नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन इन्होंने जो नुकसान पिछले 33 दिनों में अमेरिका और इजराइल को पहुंचा दिया है वो पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका और इजराइल का इन्विंसिबिलिटी का जो एक इमेज था वो शैटर हो गया है और अरब ममालिक की स्टेबिलिटी का जो इमेज था वो भी ख़त्म हो गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये जंग बहुत से नए डायनामिक सेट कर रही है, स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशंस हो रही हैं। इस जंग के बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और कौन किस कैंप में खड़ा है। ईरान अगर यहाँ गिर जाता है तो इससे इजराइल बहुत ज़्यादा इम्बोल्डन हो जाएगा मिडल ईस्ट में, और ईरान अगर बच जाता है तो ईरान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और यूएस की पावर डिमिनिश हो जाएगी इस रीजन में। चाइना और रशिया मज़ीद पम्प अप होंगे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट एक एनर्जी क्राइसिस भी लेकर आ रहा है जिसके झटके अब हमें लगना शुरू हो गए हैं। और जितनी पेट्रोलियम की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ी हैं उसने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। और अगर पाकिस्तान में बेहतर मैनेजमेंट हुई होती, पाकिस्तान की रियासत ने पिछले 75-80 सालों में कुछ अच्छे डिसीजंस लिए होते, तो आज ये नौबत हम ना देखते। आज हमारे मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत इतनी ज़्यादा ना बढ़ती हूँ। जैसे मैंने पहले आपको पूरा कंपैरिजन बताया है कि दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं अगर आप कंपेयर करें इसको पर कैपिटा इनकम से। तो ये इससे हम बच सकते थे, लेकिन IMF का नशा हो या प्रोटोकॉल्स का नशा हो या फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल और इन पर्क्स का नशा ना होता तो आज पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो सकते थे। जो चंद लाख पर मुश्तमिल ब्यूरोक्रेसी को देने के लिए जतन किया जाता है और बाकी 24 करोड़ लोगों को इग्नोर किया जाता है, ये सस्टेनेबल नहीं है और इसके असरात बहुत जल्द ये रूलिंग एलीट भी फील करेगी। इस सारा बर्डन सिर्फ आवाम पर ही नहीं डाल सकते। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में ये क्राइसिस मजीद बदतर होगा, यानी डबल महंगाई और फूड शॉर्टेजेस का सामना हमें करना पड़ सकता है, या आपके ख्याल में मामला उस नहज तक नहीं पहुंचेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।